चेक करिए आवाज आ रही है क्या मेरी? फटाफट से बेटा लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 है। बेटा जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आज मैं घर के कपड़ों में हूं क्योंकि मेरी टी शर्ट सूखी नहीं है और बारिश बहुत हो रही थी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो क्या हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा? ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दो चीजें बोल देता हूं बेटा। जो हमने एनवाईटीएस अपनी स्टार्ट करी है उसमें शायद आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ही थोड़ा सा सिंक नहीं है, और उसमें भी इनऑर्गेनिक्स जिसको आप बोल रहे थे। तो जो भी बच्चे बेटा उसको फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आपका ईयर वाइज टेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर कर घर पे मंगा ली है। तो मैं ये हमेशा से बिलीव करता हूं कि जो लास्ट ईयर हमने एनबीटीएस दी थी, दिक्कत क्या थी, बहुत सारे बच्चों ने उसको यूज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो मान लो नवंबर दिसंबर में मंगाई थी। लेकिन अगर आप मान लो कोई टेस्ट सीरीज अभी यूज करते हो, अभी यूज करने का मतलब ये है कि अगर उसको आप करंट में यूज करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। रीजन क्या, आप पूरे साल भर दे रहे होगे, इसलिए वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप देखो ध्यान से, इसके पीछे एक सिंपल थिंकिंग ये है कि अगर मुझे 22 टेस्ट देने थे पिछली बार 2-3 महीने में, अभी आपको 25 टेस्ट पूरे साल 8 से 9 महीने में देने हैं। और उसके बाद बेटा फिर एआईटीएस भी आप और भी टेस्ट दे सकते हो फुल सिलेबस। तो आपको ये यूज करना चाहिए, मेरा ये मानना है। यस, मेरा ये मानना है। हाँ, होम डिलीवरी चालू है क्या? हाँ बेटा, मेरे ख्याल से शायद मुझे प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, कितना 2200 का है? नहीं, शायद 2000 के आसपास का है। और सर प्राइस क्यों ज्यादा है पिछली बार वाली से, मैं तेरे को रीजन कुछ देता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था बेटा, बहुत सारे जो थे वो मल्टीपल डिलीवरी हुई थी, मतलब किसी ने घर का ऐसा एड्रेस डाला कि वो पहुंचा ही नहीं। तो ये जो डिलीवरी है ना, ये बहुत कॉस्टली है, और बहुत सारा जाता है पोस्ट से। पोस्ट समझ में आता है? स्पीड पोस्ट का अच्छा खासा पैसा लग जाता है। आप सोचो कि उसमें मतलब काफी कॉस्ट आती है। प्लस प्लस बेटा प्लस, इसके अलावा बच्चे हमारे पास, क्योंकि हम इसको प्रॉपर पूरे साल भर मतलब आपके लिए इसके वीडियो सोल्यूशन भी देने हैं। पिछली बार वाली में वीडियो सोल्यूशन नहीं है, वो कॉस्ट इंक्लूड हुई है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। पर मान लो अगर वीडियो सोल्यूशन नहीं दे, किसी से वीडियो सोल्यूशन ना बनाए, तो फिर क्वालिटी में फर्क आ रहा है। यस। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों को लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि ऑनलाइन वाले जब तक ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। दूसरा बेटा, अभी तक वो जो सीबीटी वाली बात है ना कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अगले साल, ये फिक्स नहीं है। तो आपको ऑनलाइन वालों को तो घर पे परचेज वाली जरूर लेनी चाहिए। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप साल भर उसको देने वाले हो। यस। तो लास्ट ईयर भी बेटा बहुत सारे, एक बच्ची थी मैं बता रहा हूं, दो मतलब 3-4 इंटरव्यू में से दो बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने एनबीटीएस को ईमानदारी से यूज किया। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर लिया पर उसे यूज नहीं किया, ये गलत चीज है। तो आपको टेस्ट को यूज करना आना चाहिए। यस। स्टार्ट करें? बेटा आप जाओ उस पे, क्या नाम है, आप उस पे जाओ अपने, उस पे ऐप पे जाओ, वहां मिल जाएगी। मैं एक वीडियो डला दूंगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम हो सकता है 10-12 दिन में इसको बंद कर दें, क्योंकि हमने एक लिमिटेड ऑर्डर ही दिया हुआ था। इसलिए मेरे को कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर कैसे, आप एक बार डिटेल बैच में बता देना, तो बता देता हूँ। एनवाईटीएस जो है टोटल हमारे पास 25 टेस्ट है। उसमें कैसे किया है, जैसे मान लो 11th का एक पार्ट टेस्ट है, फिर 11th का दूसरा पार्ट टेस्ट है, फिर उसका रिव्यू टेस्ट है। लास्ट ईयर रिव्यू टेस्ट नहीं था, मतलब दो टेस्ट के लिए एक टेस्ट है। तो उस तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो टेस्ट अच्छे बने हुए हैं और बैलेंस बने हुए हैं। तो करते बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टार्ट करें बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मैं लिख देता हूं। बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल में नहीं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे फेजेस की डिटेल। तो जो भी सेल साइकिल के फेजेस हैं उनकी हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए
और प्लॉइडी की बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, इन चीजों की बात करेंगे जिसे हम प्लॉइडी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, लेना चाहिए बिना एनवाईटीएस लेना चाहिए, एनबीटीएस तो नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, सोल्यूशन नहीं है। यस, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने इसी पे बात की थी, और एक बार मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं। अच्छा बेटा, मैंने क्या किया था, कल एक वीडियो डाली थी और ये देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत है। मैं यूट्यूब पर एक सेशन जरूर लाऊंगा जिसमें मैं 11th की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है प्रॉपर तरीके से, 11th के चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, तो वो आपको इस बैच में भी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए चलिए चलते हैं। हाँ, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। सही है, क्लियर? तो हम जो कल्चर में है उसमें देख सकते हैं सेल साइकिल कितने घंटे की है, 24 घंटे की। यस, ईस्ट जो है, ईस्ट की सेल साइकिल कितने की है सर, 90 मिनट की। टाइम हमने बता दिया था, हमने दो फेज में डिवाइड किया था, इंटर फेज और एम फेज में। एम फेज में क्या होता है बेटा, वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, यस और नो, ठीक है। और उसमें मेरे पास क्या है बेटा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है। यस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है। इंटरफेज 95% टाइम रखता है। यस, कितना रखता है, 95% टाइम रखता है टोटल टाइम का। यस, क्लियर है? यहां पर देखो बेटा, यहां पर देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। एम फेज स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवाइड होने से, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और एंड होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। ये टाइम है किसके बीच का, सेल खुद को तैयार कर रहा है डिवीजन के लिए, उसमें वो ग्रोथ कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है। कल बताया था आपको, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि उतने बड़े बदलाव नहीं हो रहे होते, उतने बड़े बदलाव नहीं हो रहे होते। इंटरफेस को डिवाइड करते हैं 3 फेज में, G1, S, G2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके चेंजेस आपको बताने जा रहा हूं, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। स्टार्ट करें बेटा, क्या हम चेंजेस स्टार्ट करें? G1 फेज में कौन से चेंजेस होते हैं, जल्दी बता दो, नोट्स बनाएंगे साथ के साथ, जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, कल के नोट्स अपलोड नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार बोलता हूं और मैं तुरंत से टेलीग्राम पे भी डालता हूं। ठीक है, आइए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए जीवन फेज की बात करते हैं। मुझे बताओ आपको जीवन क्या पता है, इधर देख, मेरी तरफ देख, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए 100%। ये एम फेज है, ये जीवन फेज है, ये एस फेज है, G2 फेज है। सबसे पहले मुझे बता कि सेल साइकिल किसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? मुझे सोच के बता सर, सिर्फ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये फेज हमने बनाए हैं, रियल में फेज जैसी कोई चीज नहीं होती, फेज हमने बनाए हैं, रियल में फेज जैसा कुछ नहीं होता। ये वाली बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट ये बेटा मेरे पास कि मैंने यहां पर लिखा है, ये देख ध्यान से सुन, मैंने यहां पर जीवन लिखा है, जीवन फेज की मैं बात कर रहा हूं। जीवन फेज का सबसे पहला नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये गैप बिटवीन है, किसके बीच का गैप है, गैप बिटवीन एम एंड क्या फेज, एस फेज। एम और एस के बीच के गैप को हम जीवन फेज कहते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या चेंज होता है, ये देखो, ये एम फेज में बना हुआ सेल है, यहां इसका साइज बढ़ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेल क्या होता है, ग्रोथ शो करता है। सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि ग्रोथ के लिए आप हमेशा याद रखें, जीवन फेज में हमारे पास क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए बाहर से खाना चाहिए और उस खाने को यूज करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बच्चे, ग्रोथ के लिए रिक्वायर है न्यूट्रिएंट्स, यस, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज एंजाइम, एज वेल एज मुझे एंजाइम चाहिए, एंजाइम उस न्यूट्रिएंट को यूज करेगा। अब आप एक चीज समझो बेटा, आप एक चीज समझो, फॉर एंजाइम सिंथेसिस, फॉर एंजाइम सिंथेसिस हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए एज वेल एज एंजाइम चाहिए। फॉर एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस के लिए मेरे पास, ध्यान दें बच्चे, ध्यान दे, एंजाइम बनाने के लिए, फॉर एंजाइम सिंथेसिस
हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसलेशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नाम की चीज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नाम की चीज होगी। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। ये क्या होता है सर? बेटा डीएनए से आरएनए बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो जीवन फेज है, जिसमें जीवन फेज में सेल है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल की ग्रोथ होती है। जब भी ग्रोथ होती है तो बाहर से खाना चाहिए, पर सेल के अंदर कुछ एंजाइम चाहिए जो उस खाने को यूज कर सके। एंजाइम बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, और हम लिखेंगे क्योंकि एंजाइम है तो सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। सेल इज क्या है बेटा? मेटाबोलिकली एक्टिव है। सेल में एंजाइम काम कर रहे हैं तो मेटाबोलिकली एक्टिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ध्यान से देखें बेटा। आप, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जीवन फेज में किसी प्रकार की कोई डैमेज हो रखी हो डीएनए में, तो हम एस फेज में सेल को एंटर नहीं कराते। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एस फेज में क्या करेंगे? सर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। मेरी बात सुने ध्यान से। एस फेज में क्या करेंगे बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे एस फेज में। मेरा सवाल आपसे यह है कि यदि मुझे डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, आप सोच के मुझे बताओ, यदि किसी डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, कॉपी बनानी है, तो क्या मैं उसकी कॉपी बना सकता हूं अगर उसमें कोई डैमेज हो? सोचना इस बात को। यदि डीएनए में डैमेज है तो कॉपी बनाऊंगा तो डैमेज डीएनए की बनेगी, तो हम ये नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं बेटा? हम किसी भी डीएनए में अगर डैमेज है, जो कि हो सकता है जीवन फेज में हुई हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये स्किन सेल है, इस स्किन सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये जीवन फेज में है। यदि इस पर कोई रेडिएशन पड़ी और इसका डीएनए डैमेज हो गया, तो सेल एस फेज में एंटर नहीं करता, क्योंकि डैमेज डीएनए की कभी कॉपी नहीं बनती। क्या कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई? बोलो बेटा। डैमेज डीएनए की कॉपी नहीं बनती। डैमेज डीएनए की क्या नहीं बनती? कॉपी नहीं बनती। ये बात समझ पा रहे हो? तो डैमेज डीएनए की कॉपी नहीं बनती, तो हमने यहां पे लिखा है कि ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए एज वेल एज एंजाइम चाहिए। फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। सेल क्या है? मेटाबोलिकली एक्टिव है। सेल क्या है? मेटाबोलिकली एक्टिव है। मेटाबोलिकली एक्टिव का मतलब होता है कि सेल काफी ज्यादा क्या है? एक्टिव है। एक्टिव मतलब काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? काम कर रहा है। हम यहां पर यह कह रहे हैं कि जीवन फेज में, जीवन फेज में ध्यान से सुनेंगे, जीवन फेज में डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। डीएनए अगर डैमेज हुआ है तो उसका रिपेयर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि डैमेज डीएनए नहीं एंटर करना चाहिए। डैमेज डीएनए शुड नॉट एंटर इनटू कौन से फेज? शुड नॉट एंटर इनटू एस फेज। एंटर इनटू एस फेज। डैमेज डीएनए को एस फेज में एंटर नहीं करना चाहिए। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ये वाली बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, पर आपके मतलब मैं ये जो बता रहा हूं पॉइंट्स, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। मैं आपको लिख देता हूं, बॉक्स में भी डाल देता हूं। थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है ये वाले कि डैमेज डीएनए को एस फेज में एंटर नहीं करना चाहिए। इसे ही हम चेक पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज चेक पॉइंट? हाँ भाई, व्हाट इज चेक पॉइंट? चेक पॉइंट कहते हैं जीवन से लेकर एस पर होता है। मतलब क्या होता है कि अंटिल, जब तक ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ जीवन फेज नॉट कंप्लीटेड, सेल किस में एंटर नहीं करेगा? सेल नॉट एंटर इनटू एस फेज। किसी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? जैसे आप मुझे बताओ, आप क्या है, आप किसी पिकनिक के लिए जा रहे हो,
आपने कहा कि जब तक मैं सारा सामान नहीं रख लूंगा मैं पिकनिक के लिए घर से नहीं निकलूंगा। ऐसे ही क्या होता है बेटा, जीवन फेज से एस फेज में सेल तब तक नहीं जाता जब तक वो सारी तैयारी ना कर ले। कौन सी तैयारी करनी है? उसको अपना साइज बढ़ा लेना है, उसको डीएनए डैमेज रिपेयर करना है, उसको कोई कोई ऑर्गेनल जो होती है उसको बना लेना है, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, इन्हें बना लेना है। अगर वो तैयारी नहीं कर पाता, अगर वो तैयारी नहीं है तो वो एस फेज में एंटर नहीं करेगा। इसे ही चेक पॉइंट कहते हैं। चेक पॉइंट का मतलब यह है कि जब तक वो तैयारी ना कर ले अगले फेज में एंटर नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आई? फैजान कौन है बेटा? वॉइस बहुत मिसमैच है बच्चे। अब मैं क्लास ऑफ करके अगर वॉइस ठीक करने जाऊंगा क्लास नहीं समझ में आएगी, इसलिए जैसा है वैसा पढ़ लो। मैं मिसमैच के लिए बोलता हूं। ये मेरी क्लास में ही होता है तुम्हें कि और किसी की क्लास में भी होता है? नहीं कर सकते बेटा एनबीटीएस यूज, क्योंकि उसके तेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, डाउट कैसे पूछेगा? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। सर सोल्यूशन क्यों नहीं देख सकते बेटा? जिन्होंने रख लिया हमसे सारा सामान छीन के, उनके पास है इस वक्त तो सारी चीजें। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज झेली गई है लास्ट ईयर, पर ठीक है वो हमें बतानी भी नहीं है अब। क्यों? ठीक है आ जाओ। हम्म, ठीक है, वो चीज बताने का कोई फायदा भी नहीं है और ना उसमें इंटरेस्टेड है हम लोग। हाँ, थोड़ा सा बस दिमाग होना चाहिए लोगों को ये समझने के लिए। और जब तक बेटा कुछ बड़ा नहीं करते हैं, चीजें अच्छी नहीं करते, तब तक लोग सुनते भी नहीं है, है ना? हाँ, चलिए आइए, जीवन फेज की बात हो गई है। यस, हाँ पढ़ाई करिए। एक्स्ट्रा स्किप कर सकते, नहीं करना तुझे। जीवन फेज में और क्या होगा बेटा? और क्या हो सकता है? कुछ ऑर्गनल। कैसी ऑर्गनल? लाइक ईआर एंड गोल्जी बॉडी, उसकी सिंथेसिस होगी। क्लियर है? उसकी सिंथेसिस होगी। ये जीवन हो गया, ये जीवन फेज हो गया। नोट कर लो एक बार, नोट करो बेटा, नोट करो। यस, लिख लिया बेटा? चलिए, यस, जीवन फेज में जो चेंजेस हुए, जीवन फेज के मेन चेंज क्या याद रखोगे? सर ग्रोथ होती है, उसके साथ क्या होती है? तैयारी होती है एस फेज में डीएनए डबल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए मुझे। डीएनए डैमेज रिपेयर होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं एस फेज की। अब किसकी बात करेंगे? एस फेज की। लिख लिया सबने जीवन फेज? लिख ली इससे? जल्दी बता बेटा, लिख लिया तो आगे चलेंगे। जीवन फेज लिख लिया तो आगे चलेंगे, जल्दी बता। यस, लिख लिया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ आ जाओ। हम एस फेज की बात कर रहे हैं बेटा, एस फेज की बात कर रहे हैं। हमने यहां पर जीवन फेज लिखा है और यहां पर मैंने एस फेज लिखा है। ध्यान से सुने बेटा, ये जीवन फेज है और ये हमारे पास एस फेज की हम बात कर रहे हैं। एस फेज का क्या मतलब है बताना जरा। एस फेज का मतलब है सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज। यस और नो? एस फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज। एक बार सेल साइकिल देखो मेरी तरफ ध्यान से। ये मेरे पास उसके बाद आता है, किसके बाद आता है बेटा? ये इसके बाद आता है। ये एम है, ये जीवन है, ये एस है, जी2 है। जीवन के बाद आता है। अब जरा सुनना ध्यान से, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये डीएनए है। अब इस डीएनए की कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है। मेरी बात समझना, इस डीएनए की कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, सेल एंटर करता है एस फेज में। मैं रिपीट करूंगा,
मैंने यहां पर एक क्वेश्चन में पूछता हूं हमेशा बच्चों से, सुनना, व्हाट इज एस फेज? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है बेटा? सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अब मुझे बताओ डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी? कहां होगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगी कहां पर? अकर इनसाइड न्यूक्लियस। किसके अंदर होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। यस और नो? यस। अच्छा, अगर मैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर मैं अमाउंट ऑफ डीएनए को इन जीवन फेज में मानू, उस अमाउंट को मैं मानू 2C, तो आफ्टर एस फेज या एंड ऑफ एस फेज में वो अमाउंट डबल होगा। तो इन एस फेज वो क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट, अमाउंट क्या होगा? गेट चेंज। कहां से चेंज होगा सर? वो 2C से 4C हो जाएगा। चेंज टू 4C। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास ये डीएनए है, ये जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होगा सर? क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। इसको मैंने डबल कर लिया, इस डीएनए को मैंने क्या कर लिया? डबल कर लिया। तो अगर मैं इस डीएनए का अमाउंट, ध्यान से सुनेंगे, मैं इस डीएनए का अमाउंट अगर 2C मानता हूं, कितना मानता हूं? 2C। यहां पर मैं इसे लिखता हूं 2C मानता हूं अमाउंट को। अमाउंट को लिखने का तरीका है ये। तो ये अमाउंट आकर डबल हो गया। अब यहां पर डीएनए कितना हो गया? 4C हो जाएगा अमाउंट। और ये कब हो रहा है बेटा? ये एस फेज में हो रहा है। तो एस फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें डीएनए डबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए डबल होता है। अब ये डीएनए के इनिशियल अमाउंट को अगर मैं 2C मान लूं तो ये 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको तेरे को ऐसे समझाता हूं, मान ले मेरे पास, ध्यान सुनिए बच्चे, मेरे पास ये कागज है, ध्यान से देख, मेरी तरफ देख, मेरे पास ये कागज है, देख ये कागज है। मान ले ये अमाउंट था डीएनए का, अभी तो ये फोल्ड है, इस तरीके से फोल्डेड डीएनए था, इसको 2C माना है मैंने। तो जीवन फेज खत्म होते होते ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो ये 2C का डबल हो गया, 4C हो गया। सही है। अब क्या है बेटा, मैंने ये 2C किसका है? ह्यूमन सेल का है। हो सकता है कि ई कोला उसमें, हो सकता है कि पी प्लांट में, मटर में इस मतलब इतना बड़ा उसको 2C कहते हो। मेरी बात समझ ध्यान से। मैंने क्या किया है, किसी भी एक सेल, किसी भी एक कोशिका के जीवन फेज का अमाउंट मैंने 2C माना, तो उस 2C का डबल 4C हो जाएगा। अब ये जो 2C है ना, ये ऐसा नहीं है कि मेरा अगर 2C ये है तो किसी और का 2C, मतलब जो काऊ है उसके अंदर सेल 2C सेम होगा, नहीं। पर हम क्या करेंगे, उसके डीएनए को भी, जैसे मान लो ये काऊ का डीएनए है, काऊ के डीएनए को इसको 2C मान रहे हैं, तो फिर उतना ही बड़ा मेरे पास ये फिर 4C होगा। मेरी बात समझ ध्यान से। 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है किसी भी सेल का जीवन फेज में। 4C कब हो जाएगा? जब वो अमाउंट जीवन फेज कंप्लीट हो जाएगा। मेरे सेल का 2C, काऊ के सेल का 2C, बाहर नीम के पेड़ के 2C अलग अलग है। हमने एक वैल्यू दे दी है 2C। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, बोलो बेटा। हमने एक अमाउंट को दे दी वैल्यू, 2C का अमाउंट 4C हो गया। यस। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे पास एक ऑर्गेनल होती है सेंट्रोजोम, याद करो। सेंट्रियोल किसमें मिलता है? एनिमल सेल में। वो भी डबल होता है किसमें? डबल इन एस फेज। एस फेज में डबल हो जाता है। तो मेरे पास, ध्यान से सुन बेटा, मेरे पास ये सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल को सेंट्रोजोम कहते हैं। अब ये जाकर डबल हो गया है साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल में। दिख रहा है आपको? तो सेंट्रियोल डबल हो गया एस फेज में, किसमें? इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल में ये डबल हो गया। यस बेटा, यहां सेंट्रियोल लिखा है एनसीईआरटी में, पर मैं यहां पर समझूंगा कि दो सेंट्रियोल को आप क्या नाम देते हो? आपने पढ़ा है, दो सेंट्रियोल को आप नाम देते हो सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम डबल हुआ। एक्चुअल में डबल कौन हुआ है? ये एक सेंट्रोजोम था जो सेंट्रियोल का बना है, इसकी दो कॉपी बन गई, एक और दो, ये एक से डबल हो गया यहां पर। और ये है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। किसके? एनिमल सेल में। यहां तक समझ में आ रही है? तो जो जो चेंजेस हो रहे हैं, सबसे पहले डीएनए डबल हो रहा है, दूसरा हमारे पास सेंट्रियोल डबल हो रहा है, तीसरा हमारे पास बेटा एक प्रोटीन होती है हिस्टोन्स।
हिस्टोन्स भी डबल होती हैं यहां पर, हिस्टोन्स ऑल्सो गेट डबल इन एस फेज। हिस्टोन्स भी कहां डबल होती हैं? एस फेज में। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप बच्चे, मैंने साइटोप्लाज्म इसलिए लिखा है क्योंकि सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में मिलती है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डबल हो रहा है, और सेंट्रियोल कहां मिलता है? एनिमल सेल में। तो साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, हिस्टोन गेट डबल इन एस फेज, बनती कहां है? साइटोप्लाज्म में। कहां पर डबल होंगी? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, मेरी मेरी तरफ देखियो, ये डीएनए है, ये कम कंडेंस डीएनए है, और ये ज्यादा कंडेंस डीएनए है। कम कंडेंस डीएनए को क्या बोलते हैं बता? सर, कम कंडेंस को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो तरीके का होता है। लेस कंडेंस को कहते हैं यूक्रोमेटिन, कंडेंस समझ में आता है। ज्यादा कंडेंस को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा है? सर, ज्यादा कंडेंस है। कैसा है? ज्यादा कंडेंस है। यस और नो? ज्यादा कंडेंस को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर है? अब मैं तुझे ये कह रहा हूं कि मान ले, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखियो ध्यान से। मैं तुझे ये एग्जांपल दे रहा हूं कि ये डीएनए है, ये कम कंडेंस है, और ये ज्यादा कंडेंस है। इस वाले को यूक्रोमेटिन कह रहे हैं, इसको हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए खोलना जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए खोलना जरूरी है। कौन सा आसानी से खुलेगा? यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? रूल ये है कि ये पूरा का पूरा डीएनए डबल होना चाहिए, इसकी कॉपी बननी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो कम कंडेंस है वो आसानी से खुलेगा, जो ज्यादा कंडेंस है वो लेट खुलेगा। अगर मैं ये बोलूं कि एस फेज में, हम लिखें कि एस फेज में पहले कौन डबल होगा? पहले यूक्रोमेटिन डबल होता है, यूक्रोमेटिन गेट डबल, देन कौन डबल होगा? देन हेट्रोक्रोमेटिन। उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन डबल होगा, क्योंकि यूक्रोमेटिन खुलना आसान है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये मान लो डीएनए, पहले देख लो एक डायग्राम। ये आपके पास डीएनए है, यस और नो? ये डीएनए है। इस डीएनए को मुझे डबल करना है, इसको ऐसे खोलना है, और इसको मेरे को क्या करना है? इसको डबल करना है, डीएनए रेप्लिकेशन करनी है ऐसे। इसे डीएनए रेप्लिकेशन कह रहे हैं, ठीक है सर? अब ये डीएनए ऐसे, ये डीएनए इस तरीके से लपेटा हुआ है, ऐसे ऐसे। अब ये वाला यूक्रोमेटिन है, थोड़ा कम कंडेंस है, ये वाला हेट्रो है। तो अगर मुझे इसको डबल करना है तो पहले मुझे इस डीएनए को ऐसा खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलना मुश्किल है, इसको खोलना आसान है। भाई डीएनए जब तक ऐसे में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वाला डीएनए ऐसे में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक कॉपी नहीं बनेगी। तो किसको खोलना आसान है? यूक्रोमेटिन को खोलना आसान है। किसको खोलना मुश्किल है? हेट्रोक्रोमेटिन। जो बच्चे नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, ध्यान से सुनो बेटा। डीएनए हमारे पास जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़ा डीएनए, ध्यान से सुन, बहुत बड़ा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है। बहुत बड़ा डीएनए कैसे रखा जाता है? कंडेंस करके रखा जाता है ऐसे। जब हम कंडेंस कर रहे होते हैं तो कुछ जगह पे ज्यादा कंडेंस होता है, ऐसे ज्यादा कंडेंस होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। कुछ जगह कम होता है, लेकिन मुझे फाइनली चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको खोलना तो ऐसे ही पड़ेगा। बिना ऐसे खोले कॉपी नहीं बनेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सारा का सारा डीएनए एक बार जरूर खुलता है एस फेज में, सारा का सारा खुलता है। यस, समझ आया? हाँ, डीएनए डबल हो रहा है। अब दूसरी चीज, मेरे को डीएनए को, ध्यान सुन, ये मेरे पास डीएनए है, ये डीएनए जो है एक प्रोटीन पे लपेटा गया है जिसका नाम हिस्टोन है। अब जब डीएनए डबल हो जाएगा तो वो प्रोटीन भी तो डबल करनी पड़ेगी जिसमें डीएनए लपेटा हुआ है। बताओ? यस भाई, ये मेरे पास डीएनए है, दिस इज डीएनए, इसको एक प्रोटीन पे लपेटा हुआ, ये हिस्टोन है। अब जब डीएनए डबल कर रहा हूं तो जिस प्रोटीन पे लपेटना उस पे भी तो, क्योंकि डीएनए डबल करके खुला हुआ थोड़ी रहेगा, फिर उसे कंडेंस कर देंगे। अरे समझ आया?
यस, नॉन हिस्टोन भी डबल करनी पड़ेगी, पर हम मेनली 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या? डीएनए डबल होता है जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, अमाउंट डबल हो जाता है, 2C से क्या हो जाता है, 4C हो जाता है। सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं पर एनिमल सेल में, हिस्टोन डबल हो जाती है सभी तरह के सेल में। और पहले कौन डबल होता है? यूक्रोमेटिन एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। कृपया करके लिखिए। समझ मेरी बात, जिस बच्चे को डाउट है सुन, हम एस फेज की बात कर रहे हैं। एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए दिख रहा है तेरे को। डीएनए दो तरीके से होता है, एक होता है ज्यादा कंडेंस और एक होता है कम कंडेंस। लेकिन चाहे कैसा भी डीएनए हो, ये भी हो, इसको फाइनली मुझे खोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ ध्यान से। ये इतना सा डीएनए काफी लंबा होता है, ऐसे कंडेंस होता है वो, इसको खोलना पड़ेगा। बिना खोले मैं कॉपी नहीं बना सकता। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों को खोलना पड़ेगा। तो जो ज्यादा कंडेंस है उसको खोलना मुश्किल है, इसको खोलना आसान है। तो ये पहले कॉपी बनता है एज कंपेयर टू दिस। उसके अलावा डीएनए एक प्रोटीन पर लपेटा रहता है पैक करने के लिए। देख बेटा, इतना बड़ा डीएनए कम जगह में एक प्रोटीन पर लपेट के रखते हैं, उसका नाम हिस्टोन है। अगर डीएनए डबल हो गया है तो वो प्रोटीन भी तो डबल होगी जिस पर लपेटेंगे। बता भाई। यस। दूसरी चीज क्या है कि बहुत लंबा डीएनए न्यूक्लियस में है। क्या सारा डीएनए में एक साथ खोल पाऊंगा? नहीं, सारा डीएनए एक साथ तो मैं खोल ही नहीं पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा खोल के खोलूंगा, उसे डबल करा करूंगा, फिर उसको बंद कर दूंगा, फिर खोला करूंगा, ऐसे डबल करके बंद कर दूंगा। यस, ठीक है। ये लिखना आपको, अगला डायग्राम नहीं बनाना। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट। जल्दी करो, फास्ट। हो गया? अच्छा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। आप लोग 1.0 में है, आपको 2.0 दिया जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते ना दें, आपको 2.0 दे रहे होंगे। जिनका बैकलॉग है वही उसे यूज करें, क्योंकि हम दोनों बैचेस में पूरी जान लगा के पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है बेटा, आप इस चीज को बिल्कुल ऐसे ना लिया करो कि आपके साथ कोई हम मतलब नाइंसाफी करेंगे। हमें लगता है कि कुछ बच्चों का बैकलॉग है तो देंगे। हाँ, यस, ठीक है। 5 तारीख को मिलेगा बेटा। बॉटनी के लिए बेटा जो मैं तुझे दे रहा हूं ना, एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो मैंने दिया है, उसको कर, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमने G1 फेज की बात कर ली, हमने एस फेज की बात कर ली, ठीक है। अब मैं आता हूं किसमें, G2 फेज में। किसमें आ रहा हूं? G2 फेज में आ रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? अब जरा मेरी तरफ देखेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। ये सेल साइकिल है। यहां पर मेरे पास ये M फेज है, ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि जो सेल डिवाइड करता है वो किस में करता है? M फेज में। सेल डिवीजन होती है। G1 फेज में ग्रोथ होती है, डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। ये याद हो रहा है तुम्हें? डीएनए डैमेज रिपेयर होता है और सेल में एंजाइम काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिकली एक्टिव बोलते हैं। अब एस फेज में मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एस फेज में क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एस फेज में मेरे पास क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? एस फेज में मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। क्लियर है? अब जरा सुनना ध्यान से। उसके अलावा क्या बनते हैं? हिस्टोन सिंथेसिस होती है। यस, यस।
उसके अलावा क्या होता है बेटा, सेंट्रियोल डबल होता है। ये बातें हमने पढ़ ली हैं। अब ये G2 क्या है भाई, सेल ने डीएनए डबल कर लिया है, अब वो डिवाइड करने से पहले जो गैप है उसे G2 फेज कहते हैं। तो इट इज अ गैप बिटवीन, ये किसके बीच का गैप है, गैप बिटवीन किसके बीच का, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बीच का गैप है। अब यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है सर, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होता है किसमें, जो सेल किसमें है, G2 फेज में है, क्योंकि अमाउंट डबल हो चुका है डीएनए का। ठीक है, अब सेल इसमें करता क्या है, सेल करता क्या है, सेल प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर इटसेल्फ, किसके लिए, सुन लो ध्यान से, सेल प्रिपेयर करता है खुद को किसके लिए, फॉर सेल डिवीजन। किसके लिए तैयारी कर रहा है बेटा, अब किसके लिए तैयारी कर रहा है, फॉर सेल डिवीजन। देखो वो कौन सी तैयारियां करता है मैं आपको बताता हूं, मुझे बताओ एम फेज में क्या होगा सर, एम फेज में सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, मेरी बात सुन ध्यान से, 2 सेल बनाएगा। उसको ये करने के लिए स्पिंडल फाइबर चाहिए। मुझे बता स्पिंडल फाइबर के लिए तुझे कौन सी प्रोटीन चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ तुझे कौन सी प्रोटीन चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल किसके बनते हैं, ट्यूबुलिन के। तो मुझे एम फेज में जो प्रोटीन चाहिए मुझे G2 फेज में बनानी पड़ेगी। तो सेल क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों चाहिए, फॉर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए, यस और नो, स्पिंडल फाइबर के लिए रिक्वायर है, उसलिए वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या करता है, सिंथेसिस करता है, उसको बनाएगा। और क्या करता है बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास कोई सेल है, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है, मेरे पास सेंट्रियोल डबल हो चुका है, सेंट्रियोल डबल हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोटीन बनाऊंगा, ये वाली, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन में बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं उससे स्पिंडल फाइबर बना सकूं। तो मैं कौन सी प्रोटीन बनाऊंगा सर, ट्यूबुलिन बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे सर, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन बनाएंगे। उसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएंगे, उसके अलावा हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली जो ऑर्गेनल है जिनका खुद का डीएनए होता है, कम से कम वो इतनी तो कर लो कि दोनों सेल में बराबर बांट सको। तो कुछ ऑर्गेनल, कौन सी, सम ऑर्गेनल, क्योंकि सेल डिवाइड होने वाला है ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट सिंथेसाइज, उसको हम बनाएंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। बेटा कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो चैट में लिख दो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा समझ में आए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो तेरे को समझ में आएगी। मैंने तुझे क्या पढ़ा रहा हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन को लेके जो भी बदलाव होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सेल साइकिल के 4 फेज हैं, एम फेज बाद में पढ़ेंगे, G1 S G2। अब मैं ये कह रहा हूं कि G1 S G2 में कौन से चेंजेस होंगे, जीवन में सेल इतना बड़ा, उसका साइज बढ़ जाएगा, सेल में ग्रोथ होगी, ग्रोथ बिना एंजाइम के नहीं होती, तो एंजाइम एक्टिव होंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर मुझे डीएनए की कॉपी एस फेज में बनानी है तो डीएनए में कोई टूट फूट नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो गलत कॉपी बनेगी। भाई किसी पेज की फोटो कॉपी बनानी, अगर वो फटा हुआ है तो वहां से फटे हुआ पेज की कॉपी बनेगी ना। तो हम क्या करते हैं, जीवन फेज में डीएनए डैमेज रिपेयर कर देते हैं, एस फेज में डीएनए डबल करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए डबल करते हैं। डीएनए डबल करने की प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मैं डीएनए क्यों डबल कर रहा हूं, क्योंकि एम फेज में मुझे 2 सेल बनाने हैं, तो डीएनए डबल करना पड़ेगा। जब मैं किसी डीएनए को डबल कर रहा हूं तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके अलावा एम फेज में मुझे सेंट्रियोल की जरूरत पड़ेगी, 2 सेंट्रोसोम चाहिए, तो वो सेंट्रोसोम में एस फेज में डबल कर लेता हूं। दूसरा, डबल डीएनए रखना मुझे क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ, ये डीएनए है, ये डबल हो गया, पर मुझे इसे कंप्रेस करके ही न्यूक्लियस में रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन फेज एस फेज में न्यूक्लियस होता है। तो इस डीएनए को जब कंप्रेस करके रखोगे तो क्रोमेटिन की फॉर्म में रखोगे, तो किसके ऊपर लपेटना पड़ेगा, हिस्टोन के ऊपर। तो हिस्टोन भी मैं एस फेज में ही डबल करता हूं।
तो G2 क्या है बेटा कि मान लो एस फेज कंप्लीट हुआ है अभी शाम 4 बजे, तो 4 बजे जब एस फेज कंप्लीट हुआ है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले मान लो 7 बजे सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही है, तो उसने जो गैप लिया है ना, गैप लिया, उसे G2 कह रहे हैं। सेल क्या करेगा, कुछ तैयारियां करेगा, ऐसी तैयारी करेगा जैसे मान लो सेल को डिवाइड करने के लिए एक धागे चाहिए होते हैं, धागे, उन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर के लिए जो प्रोटीन चाहिए, मैंने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, उसका नाम क्या है, ट्यूबुलिन। वो प्रोटीन को बनाएंगे। कुछ ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उसको भी मैं कहां बनाता हूं, G2 फेज में बनाता हूं। बताइए। रेहान डाल रहा हूं बेटा, क्लास के बाद तुरंत डाल रहा हूं, उसमें डालूंगा पहले तो उसको टेलीग्राम पे फिर हो। ठीक है। बेटा सिंथेसाइज का मतलब है डबल करना। कैसे डबल करना, डबल करेंगे, सिंथेसाइज वर्ड ना लिख के डबल कर ले, क्योंकि वो फिजन से डिवाइड होंगे ना। डबल इसलिए करना है क्योंकि दोनों सेल में एक एक बार देना है। सही है, बताओ, बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को क्यों डबल कर रहे हैं बेटा, हम ये चाह रहे हैं कि जब एम फेज में दो सेल बने, एम फेज में दो सेल बने, तो दोनों सेल को मैं एक एक क्या दे दूं, माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम दे दूं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए होगी ना, तो इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, डबल कराना चाह रहे हैं। डन है, जल्दी बताओ। डन है बेटा। बेटा मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और इसको डबल करते हैं। पिछली स्लाइड कौन सी दिखानी है आपको, ये वाली। बच्चे जल्दी लिखो ना, या स्पेस की स्लाइड लिख ली। ये डायग्राम बनाना नहीं बनाना तुम्हारी मर्जी, समझाने के लिए है ना, ये वाला लिखना है। पहले एक बार लिख लो, जिसने नहीं लिखा ये वाला लिख लो, फिर मैं पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं। पहले ये लिख लो, फिर पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं, जल्दी करो। नवाज बेटा तू लास्ट में बीच में ज्वाइन करेगा तो मैं कैसे रिपीट करूंगा बच्चे, तो गलत चीज है ना। हाँ गलत चीज है। समरी में क्या लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा मोस्ट ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को छोड़ के, मोस्टली जो ऑर्गेनल है जीवन में डबल हो जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को हम G2 में डबल करते हैं। क्यों डबल करते हैं, क्योंकि सेल में बांटना है। चले बेटा। बेटा बच्चों के मैसेज आते हैं हिंदी मीडियम के लिए, मैं हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाता हूँ, और मैंने सिर्फ एक बैच पढ़ाया था, वो भी आप समझो कि किस कंडीशन पे मैंने पढ़ाया होगा, है ना। हाँ आप सोच लो इस बात को, वहां पर हिंदी मीडियम के कोई टीचर नहीं थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने पढ़ाया। हाँ, तो सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता है ना, तो हमने तो अपनी जान लगाई है ना। ये एक बच्चे का मैसेज पड़ा हुआ है कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आप कुछ करो। बच्चे मैं वो तभी पॉसिबल है ना जब मैं पूरे साल भर बैठ के आराम से उसको बनाऊं, क्योंकि मैं सेम चीज हिंदी मीडियम में पढ़ा तो दूंगा पर मुझे वर्ड्स याद नहीं होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। ये वाली स्लाइड किसी को लिखनी है, जल्दी कर लो। हाँ मैंने एक ही बार पढ़ा है बेटा, बहुत मुश्किल से, मतलब 3 क्लास के बराबर एक है वो बैच। अब सोचो हमने उस समय
एक दिन में 4 बैच पढ़ाता था मैं, उसमें एक हिंदी मीडियम था, है ना। 16-18 घंटे काम कर रहे हैं। चलो छोड़ो, क्या करेंगे। आ जाओ, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सर ये क्या है, अभी तुझे ये पता चल रहा है हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम जीवन SG2 के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइम कितना लगेगा, किस फेज को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जीवन को। सबसे छोटा कौन सा होता है, एम फेज होता है। ठीक है, ईस्ट सेल 90 मिनट, ह्यूमन सेल कितना, 24 घंटे। उसके बाद मैंने अलग अलग फेज में होने वाले चेंजेस बता दिए। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, एस फेज में। सेंट्रियोल कब डबल होगा, एस फेज में। मैंने बता दिया आपको कि तैयारी कब होगी सेल डिवीजन की, ट्यूबुलिन वगैरह प्रोटीन, वो होगी G2 में। सेल ग्रोथ सबसे ज्यादा कब करता है, जीवन फेज में। क्या एस में भी करेगा, हाँ थोड़ा बहुत। G2 में भी करेगा, हाँ कर सकता है, पर मेनली ग्रोथ कहां करता है, जीवन फेज में करता है। सही है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी बोलते हैं। क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी बोल रहे हैं बेटा। बेटा जीन सेम है फैजान, टाइम तो अलग होगा ना। हाँ करेक्शन अपलोड करता हूं। चेक पॉइंट पर एक बार फिर से आऊंगा, एक बार चेक पॉइंट पे फिर से आऊंगा। ठीक है, एक चेक, 3 चेक पॉइंट बताऊंगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। इधर आ जाओ बेटा। ये मैंने एक सेल साइकिल बना दी, कोई सेल है उसकी सेल साइकिल दिखा रहा हूं। ये मेरे पास हो गया M, ये हो गया G1, ये हो गया S, और ये हो गया G2। ठीक है, ये हो गया G2। अब मैं जो बात आपको बताऊंगा उसको समझना है आपने। सबसे पहले मेरे पास ये 2 सेल बने थे जीवन में, M फेज के बाद ये 2 सेल बने थे। ठीक है, ये 2 सेल बने थे M फेज के बाद। सेल के डिवाइड होने से ऐसे 2 सेल बने थे, ये एक ये बना था और एक ये बना था। इसके अंदर ये डीएनए। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इनसाइड न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्या होगा, क्रोमेटिन। और उसका जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम क्या ले लेते हैं, 2C। तो जो जीवन फेज में ये क्रोमेटिन है जो सेल के अंदर है, उस क्रोमेटिन का जो अमाउंट है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, 2C कंसीडर करते हैं। 2C एक वैल्यू दे दी हमने। ठीक है, 2C हमने क्या करी, एक वैल्यू दे दी। क्लियर है? चलो देखो, ध्यान सुने। जीवन फेज में ध्यान से देख, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है सर, ये क्रोमेटिन है। हम इस क्रोमेटिन के अमाउंट को एक वैल्यू दे रहे हैं, 2C। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का वजन मैंने दे दिया 10 ग्राम। ऐसी मैंने इस क्रोमेटिन के अमाउंट को एक वैल्यू दे दी 2C। ये एक डिप्लॉयड सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल की बात हो रही है। ये मैंने इसको एक वैल्यू दे दी। अब मेरे पास एस फेज में क्या होगा, अमाउंट अमाउंट चेंज होगा कहां से, अमाउंट चेंज होगा कैसे, यहां 2C से 4C हो जाएगा। यस, अमाउंट चेंज होगा, 2C से क्या होगा, 4C हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, G2 फेज की, G2 फेज की, तो यहां पर जो सेल है, यहां पर जो सेल है बेटा, ये G2 फेज का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहां पर जो सेल है बेटा, इसका जो क्रोमेटिन है वो ऑलरेडी क्या है बेटा, वो ऑलरेडी क्या है हमारे पास, क्या है बता, जल्दी बता, 4C है। अब ये सेल डिवाइड करता है M फेज में, और डिवाइड करके इसने कितने सेल बनाए, 2 सेल बनाए। दोनों का सेल का जो डीएनए का अमाउंट है 2C है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार इस ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, इस ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं बेटा। मेरे पास यहां मैंने लिख दिया फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
मैं देख रहा हूं अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे बदल रहा है। ये मेरे पास G1 फेज है, यहां पर मैंने 2C लिखा है, यहां पर 4C लिखा है। ये मेरे पास G1 फेज है, यहां पर G1 फेज है। तो G1 फेज में अमाउंट कितना है सेल में, ये देख 2C, यहां 2C है। अब क्या होगा, S फेज में वो बढ़ के कितना हो जाएगा, S फेज में बढ़ के कितना हो गया, वो कितना हो गया बेटा, यहां पर 4C हो गया। अमाउंट चेंज हुआ है किससे, 2C से 4C। G2 फेज में कितना रहेगा, G2 फेज में कितना रहेगा सर, 4C रहेगा G2 में। और M फेज में वापसी 2 सेल बनेंगे जिसमें अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 2C आ जाएगा। ये 2C आ गया, ये किस में आ गया, M फेज में। ये समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, ये समझ में आ रहा है फैजान, ठीक है बेटा, देख खुद से देख। तो अगर मैं तुझे नीट में क्वेश्चन दूं, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA is changed, A G1 and S, B S and M, C G1 and G2, D none। अब कौन सा ऐसा फेज है जिसमें चेंज दिख रहा है, एक एस में दिख रहा है और एक एस इसमें दिख रहा है। इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। चेंज किसमें दिख रहा है सर, एस में दिख रहा है और एम में दिख रहा है, एस में दिख रहा है और एम में दिख रहा है, यस। अच्छा, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कांस्टेंट किसमें है, जीवन में, कांस्टेंट अमाउंट किसमें है बेटा, कांस्टेंट अमाउंट किसमें है, कांस्टेंट अमाउंट किसमें है सर, जीवन में कितना 2C, G2 में कितना सर 4C। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान ले मेरे पास एक सेल है, कोशिका है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए है क्रोमैटिन है। मैंने किसी भी डिप्लॉयड सेल, स्किन सेल ले ले, कोई बाहर से कुछ लिया उसका सेल ले ले, उसके सेल के डीएनए को मैंने 2C माना, तो एस फेज में 2C से 4C हो जाएगा। जी इस वाले फेज में क्या होगा, G2 में 4C रहेगा, और फिर वो वापसी 2 सेल में डिवाइड होगा जो 2C डीएनए होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ। हो गया, हो गया। बेटा ग्राफ कैसे रिपीट करूं, मुझे एक चीज बता, जीवन फेज में अमाउंट कितना है सर डीएनए का, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस डीएनए को क्या अमाउंट दे रहा हूं सर, इसको आपने 2C बोला। अब ये अमाउंट डीएनए डबल कर रहे हैं ना, तो 2C से कितना हो गया 4C, किस में, एस फेज में, ये देख बढ़ गया। फिर G2 में कितना है, इधर देखना है, इस वाले एक्सिस पर मैंने क्या लिखा है सर, इस वाले पे आपने अमाउंट लिखा है, इधर क्या लिखा है फेज, तो 2C 4C इधर अमाउंट, इधर फेजेस। G1 एस में क्या है, बढ़ गया, G2 में कितना है, कांस्टेंट है, एम में कितना घट गया। रॉकेट साइंस है यार, इतना आसान है ये। कौन से फेज में कांस्टेंट रहता है, जीवन में रहता है, G2 में रहता है, किस में बदलता है, एस में और एम में, एस में बढ़ता है, एम में घटता है। यस, अपलॉइडी वाले पे आ रहा हूं मैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड अब बताऊंगा, पहले अमाउंट ऑफ डीएनए देख लो। केशव शर्मा झूठी खबरें ना फैलाए कर, बहुत पिटाई खाएगा। जी नोट पे अभी मैंने नहीं बताया आपको, भाई मेरे
कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? बदलता नहीं है। मुझे एक चीज बता, जीवन में लाइन सीधी दिख रही है, यहां सर दिख रही है, कितना अमाउंट है 2c। G2 फेज में दिख रही है, यहां सर सीधी है, कितना है 4c, यहां भी 4c। तो पूरे G2 फेज में 4c है, पूरे जीवन में 4। तो ये कांस्टेंट हो गए ना दोनों। इसमें देख बढ़ रहा है, इसमें देख घट रहा है। यस, जी नॉट फेज अभी बताऊंगा बेटा, जी नॉट फेज अभी बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग प्लॉइडी पे बात करते हैं। हमने अमाउंट की बात कर ली है, अब हम प्लॉइडी की बात करेंगे। आज डोपा के 20 क्वेश्चन दूंगा आपको। यस, हाँ, अच्छे क्वेश्चन दूंगा 20 डोपा में। हो गया, ठीक है, तो डन है। आ जाओ प्लॉइडी पे बात करते हैं। लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया? लिख रहा है? लिखो इसको एक बार फटाफट से, जल्दी से, जल्दी लिखो बेटा। मेटाफेज नहीं, एम फेज की बात हो। मेटाफेज कहां से आ गया इसमें? लिख लो बेटा। हो गया, चलिए आइए। ये सेल साइकिल है, ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा। ये सेल साइकिल है। ये मैंने बना दिया ऐसे, MG1SG2। मेरा सबसे पहला सवाल, क्रोमेटिन किस फेज में विजिबल होते हैं? बताना जरा। विजिबल इन G1S और G2। क्रोमोसोम किसमें विजिबल होते हैं, कब दिखते हैं? एम फेज में। ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा। जीवन फेज में मेरे पास ये क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम नहीं दिखते, ठीक है। मान लो अगर क्रोमोसोम दिखें तो कैसे दिखेंगे? इफ क्रोमोसोम विजिबल, तो वो किस तरीके के दिखने चाहिए वो मैं दिखा रहा हूं आपको। वो क्रोमोसोम आपको ऐसे दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? वो क्रोमोसोम आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ये इस पर सेंट्रोमियर है। कितने मैंने बनाए हैं सर? 3 बनाए हैं। ह्यूमन का सेल होता तो मैं 46 बनाता। सॉरी, कितने बनाए मैंने? 6 बनाए। ह्यूमन का सेल होता तो 46 बनाता। मैं लिख रहा हूं यहां पर इफ, अगर दिखते तो ऐसे दिखते।
अब यहां पर ये अमाउंट कितना है बेटा, ये अमाउंट 2C है। यस, अब मान लो G2 फेज में एक क्रोमेटिन ये था और ये डबल हो गया ऐसे, तो जो क्रोमेटिन है उसका अमाउंट कितना हो गया बता, क्रोमेटिन कितना हो गया, 4C अमाउंट हो गया। क्रोमेटिन का अमाउंट कितना हो गया बेटा, 4C हो गया। अगर इसमें क्रोमोसोम दिखते, पहली बात तो मैं कह रहा हूं दिखते ही नहीं, इफ क्रोमोसोम विजिबल, तो कैसे दिखते, ऐसे दिखते। अब कितने हैं, अब कितने हैं बेटा, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6, अब भी 6 है, अब भी 6 है। पहले कितने थे सर, पहले भी 6 थे। फर्क क्या था, फर्क ये था, एक्चुअल में क्या है बेटा, क्रोमोसोम दिखते नहीं है, अगर दिखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इन जीवन फेज में हमारे पास 6 क्रोमोसोम हैं और 6 ही क्रोमैटिड हैं। हर क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड भी है। लेकिन अगर मैं देखूं G2 फेज में कितने क्रोमोसोम है सर, 6 क्रोमोसोम है। क्रोमैटिड कितने हैं, 12 क्रोमैटिड हैं। तो मुझे बताओ, अगर यहां क्या फर्क है, फर्क यह है बेटा, मैं जीवन फेज में इसे क्रोमोसोम कह रहा हूं, इसे क्रोमोसोम कह रहा हूं। G2 फेज में जो डबल हुआ है डीएनए वो उसी के साथ जुड़ जाता है सेंट्रोमियर पे, मैं इसे क्रोमोसोम कह रहा हूं। ये जीवन फेज का क्रोमोसोम है और ये G2 फेज का क्रोमोसोम है। फर्क देख लो बेटा, जीवन फेज में वैसे तो 2C अमाउंट का क्या दिखता है, क्रोमेटिन। यदि क्रोमोसोम दिखता तो ऐसा दिखता कि एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमेटिड है। यस, G2 फेज में वैसे तो क्रोमेटिन दिखता है कितना, 2C 2C 4C का दिखता है, दिखता तो क्रोमेटिन है। अगर क्रोमोसोम दिखता तो हर क्रोमोसोम पर कितने क्रोमेटिड होते, एक क्रोमोसोम पर कितने क्रोमेटिड होते सर, 2 क्रोमेटिड होते। और वो दोनों किस पर जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अगर ह्यूमन सेल जीवन फेज में देखोगे तो कितने, क्या दिखता है सर, क्रोमेटिन दिखता है। अगर क्रोमोसोम दिखे तो कितने दिखेंगे, 46। G2 फेज में कितने दिखेंगे, 46। एम फेज में यही होता है बेटा, ये जो सेल है इसके अंदर अमाउंट कितना है, 4C। ये डिवाइड करके जो बनाता है वो क्या बनाता है, 2 सेल बनाता है 2C 2C के। मतलब ये जो क्रोमेटिड है, मेरी बात समझ ध्यान से, ये टोटल कितने क्रोमोसोम है, 6। अगर मैं इनको बीच में से अलग करके 6 इसमें भेज दूं, 6 इसमें, तो 6 क्रोमोसोम यहां आ जाएंगे, 6 यहां आ जाएंगे। ऐसे ही अगर इसमें 46 क्रोमोसोम होते ऐसे वाले, बीच में से अलग करके 46 इसमें आ जाते, 46 इसमें आ जाते एम फेज में। क्लियर है। यदि मैं तेरे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं ह्यूमन सेल लेके, ह्यूमन सेल लेकर तुझे एक टेबल बनाने के लिए दूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान से सुन बेटा, मैं यहां लिखता हूं अमाउंट ऑफ डीएनए, फिर मैं यहां लिखता हूं क्रोमोसोम, फिर मैं लिखता हूं क्रोमेटिड, और फिर मैं लिखता हूं सेंट्रोमियर। मुझे बताना, मुझे बताना क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं यहां पर G1 फेज लिखता हूं और यहां लिखता हूं G2 फेज, सोच के बताना।
G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 2C, G2 फेज में 4C। क्रोमोसोम कितने 46। क्या क्रोमोसोम के नंबर बदलते हैं? नहीं। क्लियर? क्योंकि G1 फेज में ये वाला एक क्रोमोसोम है, G2 फेज में ये डबल वाली चीज को एक क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो क्या नंबर बदला है क्या? ये देखिए सेंट्रोमियर पर ये ऐसा। तो क्रोमेटिड कितने हैं सर? जितने क्रोमोसोम G1 फेज में उतने क्रोमेटिड। लेकिन G2 फेज में क्रोमेटिड देखो, ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड कितने? एक दो क्रोमेटिड हैं। सेंट्रोमियर कितने होंगे? 46 46। कोई डाउट है? बेटा एनवाईटीएस हम लोग मतलब बंद कर देंगे 1 वीक के अंदर, चांसेस हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के ऊपर भी रहता है ना। हाँ, पहले एक बार नोट करो फिर दोबारा बताऊं। एक कह रहा है सर 92, मेरे बच्चे में था। क्रोमोसोम गिन पा रहा है? हाँ सर, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रोमोसोम। यहां गिन पा रहा है सर? 1 2 3 4 5 6। पर हर क्रोमोसोम में एक और दो क्रोमेटिड है ना। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड। तो यहां देख, क्रोमोसोम कितने हैं सर? क्रोमोसोम है 46, क्रोमेटिड कितने हैं? 92 है। यही तो बता रहा हूं। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। एक कह रहा है सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल गया। कैसे हिल गया बेटा? कैसे हिल गया? मैं क्या समझा रहा हूं तेरे को, पीछे मैंने क्या समझाया। G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में क्या दिखता है? धागा, क्रोमेटिन दिखता है। यहां 2C है तो यहां अमाउंट 4C हो गया, एस फेज में डबल हो गया। यहां रियल में क्या दिखता है? क्रोमेटिन। अगर मैं इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करूं तो ये सारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ये दो वाला भी होता है, इसे क्रोमेटिड कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। इसे भी क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। और ये दोनों एक सेंट्रोमियर पर जुड़े। ये क्या चीज है सर? ये सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन दोनों को हम नाम दे सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये दोनों एक सेंट्रोमियर पर जुड़े हैं। तो यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये जोड़े होते हैं ना। क्रोमोसोम जोड़ों में होते हैं ना, पेयर में। एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर। तो 3 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर, इसको हम एन लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? इस चीज को हम क्या लिखते हैं बता? इसको हम एन लिखते हैं। अलग अलग तरह के इसको हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। यस। तो ये क्या हो जाएगा सर? 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देख बेटा, ये एन है तो एन और एन क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां भी क्या है? यहां भी इस चीज को तो एन ही लिखेगा, इसे भी एन लिखेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फर्क क्या है? यहां ये अकेला एक क्रोमोसोम है और यहां इन दोनों को जोड़ के एक क्रोमोसोम कह रहे हैं। समझ मेरी बात? क्लियर है? एक कह रहा है सर सेल डिवीजन के टाइम पर 4n हो जाता है। बहुत पिटाई करूंगा, अमाउंट 4C होता है, नंबर नहीं बदलता, नंबर नहीं बदल रहा है। नूर आलम मत कर भाई, पिटाई खाएगा नहीं तो। दोबारा देख, दोबारा देख, मेरी बात समझ। मान ले ये ह्यूमन सेल की सेल साइकिल है, ये एम फेज है, ये G1 फेज है, ये एस है, G2 है। यह अमाउंट कितना होगा? 2C। 2C क्या है? अमाउंट। यस और नो? क्रोमोसोम कितने होंगे? अगर क्रोमोसोम वैसे तो दिखते नहीं है, क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे। यहां अमाउंट कितना आ गया सर? यहां अमाउंट आ गया कितना? बता जल्दी से। यहां अमाउंट आ गया सर
4C। क्रोमोसोम यहां भी 46 है, यहां भी कितने हैं सर? 46 है। फर्क क्या है? यहां इसको एक क्रोमोसोम कह रहे हैं, यहां दो क्रोमेटिड वाले को क्रोमोसोम कह रहे हैं, ऐसे। ये फर्क है। नंबर सेम रहेगा, पर हर क्रोमोसोम में यहां यही क्रोमोसोम है, यही क्रोमेटिड है। भाई यहां पर यह चीज क्या है सर? क्रोमोसोम है। और यही चीज क्या है? क्रोमेटिड है। यस। यहां पर यह चीज क्या है सर? क्रोमोसोम है। पर यह क्या है? क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमोसोम में क्या है? दो क्रोमेटिड हैं। यही तो पढ़ा रहा हूं जब से, और क्या पढ़ा रहा हूं यार। सर स्पर्म में, ओवम में क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलता, अमाउंट बदलता है। 4n नहीं होता बेटा ऐसे। 4n हम बताएंगे कैसे होता है, 4n वाली बात नहीं कर अभी। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। माइटोसिस में एम फेज का मतलब है माइटोसिस, नंबर नहीं बदलेगा, अमाउंट बदलता है सिर्फ। जल्दी करो बेटा। मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब दे, सवाल कर। ये देख तेरे लिए, ये मटर है। पी प्लांट में टोटल 2n इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसका कोई सेल साइकिल शो कर रहा है, कोई सेल साइकिल शो कर रहा है, कोई भी सेल हो सकता है। तो उसमें क्या होगा बेटा, ध्यान सुन। ये एम फेज है, ये G1 है, एस है, G2 है। तो G1 फेज में अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 2C। क्रोमोसोम कितने आएंगे? क्रोमोसोम आएंगे सर 2n इज इक्वल टू 14। यहां अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 4C। क्रोमोसोम की नंबर बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। क्रोमोसोम यहां कितने होंगे सर? 2n इज इक्वल टू 14। कहां बदल रहा है? लेकिन फर्क यह है कि यहां पर अगर मैं, ध्यान से देख, यहां पर यह क्रोमोसोम है, ये कितने क्रोमोसोम बना दिए बता? कितने क्रोमोसोम बना दिए जल्दी बता। सर आपने 14 बना दिए। सब पे सेंट्रोमियर दिख रहा है तुझे? हाँ सर। टोटल कितने बना दिए? 14 बना दिए। G1 फेज के हैं। कितने बना दिए सर आपने? 14 बना दिए, 1 2 ऐसे करके। और ये जो एक अलग अलग टाइप की है ना, अलग अलग टाइप की है, इसको एन कहते हैं बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो एन कितना है? 7 है। ये अलग अलग टाइप की जो है ना बेटा, ये इसको हम एन कह रहे हैं, इसको अपने क्या कह रहे हैं? एन कह रहे हैं। तो फिर ये दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब यहां क्या फर्क आएगा? यहां देख, यहां जो है बेटा, इसको तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके लेकर जाऊंगा। ये सेंट्रोमियर है। समझ आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? एक लिख रहा है सर G2 में तो 28 होने चाहिए। यही तो तेरी पिटाई करने का काम है मेरा। मैं कह रहा हूं कि G1 फेज में इसको क्रोमोसोम कह रहे हैं, G2 फेज में इसके साथ ये मिलकर ये एक क्रोमोसोम काउंट हो रहा है। तो 28 कैसे हो जाएंगे क्रोमोसोम?
भाई इसको एक ही काउंट कर रहा हूं, इसको 2 3 4, पर इसमें क्या है, हर क्रोमोसोम में एक और दो क्रोमेटिड हैं, और ये एक क्रोमोसोम है। यहां पे क्रोमोसोम अकेले वाला है सिर्फ, ऐसा ऐसा, ये 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 क्रोमोसोम है। इसके जैसा एक और होता है वैसे तो, पर यहां पर क्या इस अकेले को एक क्रोमोसोम कह रहे हैं, यहां ये जुड़े हुए को, तो अब 28 कैसे हो जाएगा पापी? क्रोमेटेड 28 होंगे। यस, हाँ, कर जल्दी से, लिख इसे, ये दोनों स्लाइड लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट से। हो गया? जल्दी करो बेटा। हो गया? चलिए आगे चलेंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो बताओ मुझे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर उससे आगे चलते हैं। ये वाली स्लाइड लिख ली? पहले स्लाइड्स लिखो जल्दी जल्दी से सारे, स्लाइड लिखो, मैं जीवन फेज वगैरह भी बताऊंगा, पर पहले स्लाइड लिखो जल्दी, जल्दी करेंगे। 23 पेयर का क्या मतलब होता है वो भी बता रहा हूं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। ये कितने जोड़े हैं मुझे बता, ये कितने जोड़े हैं? सर एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा, तीन जोड़ा, तो ये 3 पेयर हैं। ऐसे ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं, लेकिन अगर वो जीवन फेज में होंगे तो ऐसे वाले 23 होंगे, एक एक वाले। अगर वो G2 में होंगे तो डबल क्रोमेटिड वाले हमारे पास 23 जोड़े होंगे। पेयर इसे कहते हैं। कुछ बच्चे इतने समझदार होंगे जो इसको, इन दोनों को मिला के कह रहे होंगे एक पेयर क्रोमोसोम, नहीं ये एक ही क्रोमोसोम है, पर ये G2 का, इसलिए इसमें दो क्रोमेटिड हैं। पेयर का मतलब होता है इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रोमियर 46 होंगे बेटा जीवन में, सेंट्रोमियर क्यों बदलेगा? आ जा जल्दी से, पहले नोट करो, ये वाली स्लाइड लिख ली है, अगली लिख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक बार, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत फंसेगी। अभी आधा घंटा क्लास है बेटा, फर्जी टाइप की बात मैसेज ना करना छुट्टी की, मैं पहले बता रहा हूं। मुझे जी नॉट फेज वगैरह बताना, कल माइटोसिस पढ़ानी है, प्लीज ध्यान रखें। क्या G2 में पेयर नहीं होते? होते हैं। ये लिख लिया सबने? ये लिखो जल्दी। चलिए आगे चलेंगे। ये वाला समझाने के लिए बताया, एक डायग्राम से और समझाऊंगा।
ये मान लो कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है उसका, और ये सेल G1 फेज का है। उसके अंदर ये डीएनए किस फॉर्म में है सर? क्रोमेटिन फॉर्म में। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताइए। नहीं। अगर मैं उसको क्रोमोसोम की फॉर्म में लिखूं तो मान लो मैंने एक लिख दिया, उसमें टोटल 8 क्रोमोसोम है, ऐसे करके 8 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। सबको 8 दिख रहे हैं? पहले बताओ। अरे ये बताओ, 8 दिख रहे हैं क्रोमोसोम? नहीं दिख रहे। अब ये किससे बनेंगे? क्रोमेटिन से बने होंगे। टोटल मेरे पास ये 8 क्रोमोसोम हो गए। अब कोई डाउट है? ये स्पीशीज वाइज अलग अलग होते हैं, पर मैं इसको हमेशा 2C ही बोलूंगा। चाहिए 8 बनाए, 80 बनाए, 46 बनाए, 14 बनाए, अमाउंट को मैं हमेशा क्या बोलूंगा? 2C ही बोलूंगा। जैसे एक मोल में, मेरी बात सुन, एक मोल में 6.2 इंटू 10⁻23 जो भी है हमारे पास, तो वो गोल्ड के लिए भी वही है। ऐसे ही मेरे पास मैंने 2C एक अमाउंट दे दिया है, और इसमें मैंने 8 बना दी। कोई डाउट है? अब इसमें ध्यान से देख बेटा, इसमें इस चीज को पेयर बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? एक जैसे है ना, इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस पेयर। क्या नाम देते हैं? होमोलोगस पेयर नाम देते हैं। यस और नो? और ये जो है बेटा, ये वाला, ये जो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम है, अलग अलग तरह के ये जो क्रोमोसोम है, इसको हम एन बोलते हैं। इसको एन बोलते हैं। तो यहां पर एन क्या है? अलग अलग तरह के 4 क्रोमोसोम, 1 2 3 4। तो 2n क्या होगा? इसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड मतलब अलग अलग तरह के क्रोमोसोम की एक कॉपी, पेयर इनको बोलते हैं। 2n का क्या मतलब हो गया? डिप्लॉइड। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2n इज इक्वल टू 8? यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? n और 2n समझ में आ गया? होमोलोगस पेयर समझ में आ गया? सही है सर। अब क्या है? अब सेल में एस फेज हो गया, इसने एस फेज कर लिया। तो इसी सेल में हमारे पास जो डीएनए का अमाउंट था वो 4C हो चुका है। अमाउंट कितना है? ये क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन कितना हो गया? 4C हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा ये देख। पहले तो मैं 2C के हिसाब से तो बनाऊंगा ही इसको, ऐसा। अब क्या हुआ है? जो ये डबल हुआ है ना, ये उन्हीं क्रोमोसोम के साथ जुड़कर उसका सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है। ऐसे जो डबल हुआ है ना डीएनए, वो इसी के साथ जुड़कर ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, और वो सेंट्रोमियर पर दोनों जुड़े रहते हैं ऐसे। अब मुझे बता, अब सोच के बता, क्या इसको मैं होमोलोगस पेयर नहीं बोलूंगा? दिस इज ऑल्सो होमोलोगस पेयर। होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। यस, ये होमोलोगस पेयर हो गया। और इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं एन बोलूंगा। यहां एन में और यहां एन में फर्क समझ आ रहा है? यस सर। तो यहां पर भी एन कितना है? 4 है, हैप्लॉइड है। 2n कितना है? डिप्लॉइड है। कितना है? 8 है। फर्क क्या है? फर्क ये है, यहां पर इसको क्रोमोसोम कह रहे हैं, यहां पर इसको दोनों को जोड़कर एक क्रोमोसोम बोल रहे हैं ऐसे। ये देख, यहां पर ये एक क्रोमोसोम है, इन दोनों को मिलाकर ये एक क्रोमोसोम है। तो क्या नंबर बदला है? नंबर अभी भी 8 था, यहां पर भी 8 है। ऐसे ह्यूमन का सेल होता, यहां भी 46 होता। अब मान लो मुझे इसका एम फेज करना है। मुझे क्या करना है? एम फेज करना है। एम फेज क्या होता है? माइटोसिस होता है। मैंने एम फेज कर दिया। एम फेज में क्या होगा? 2 सेल बनेंगे। 2 सेल बन गए। दोनों सेल में अमाउंट कितने सेल बन गए सर? 2 सेल बन गए। और दोनों में अमाउंट कितना है सर? दोनों में अमाउंट 2C है। यहां भी कितना अमाउंट है सर? यहां पर 2C है। एम फेज के बाद की बात कर रहे हैं। क्रोमेटिन आधा हो गया, मान लेते हैं ये अलग कर दिया हमने, ऐसा कर दिया। तो अब क्रोमोसोम कैसे आएंगे सर? ये आ गए।
अब देख, क्या दोनों सेल में बराबर क्रोमोसोम चलेगा कि नहीं, बता, चलेगा कि नहीं? तो एम फेज के बाद ये कौन सा फेज हो गया दोनों सेल का? जीवन का हो गया, ये जीवन हो गया। तो ये जीवन और ये जीवन कोई अलग है क्या? नहीं। तो एक सेल से मेरे पास कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए। दोनों में क्रोमोसोम कितने बता? दोनों में क्रोमोसोम कितने? सर क्रोमोसोम इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। कोई डाउट है? तो इसका मतलब ये और ये आपस में अलग हो जाते हैं माइटोसिस में, और जब 2 सेल में जाते हैं, क्योंकि ये और ये एक दूसरे की कॉपी था, ये कॉपी थे, एक सेल में ये चला जाएगा, दूसरे में ये चला जाएगा। अब बता, अब बता बेटा। अरे भाई एन और 2n नहीं समझ रहा है? ये क्रोमोसोम इसके जैसा दिख रहा है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, पेयर में से एक एक ले ले, इसको n कह दिया, ये n हो गया। तो n जैसा एक और है, हाँ सर, उसे 2n कह दिया। अब बता पापी, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब आधा। इस जोड़े में आधा कैसे देखेगा? इस जोड़ा है, आधे का मतलब ये अलग अलग तरह के क्रोमोसोम, ये 4, ये n है, n बराबर में 4, हैप्लॉइड। इसके जैसा एक और डिप्लॉइड। क्या हो गया तुझे? बच्चे क्या कर रहा है? ये देखना, कितने क्रोमोसोम है सर? 8 हैं। ये दोनों जोड़ा, इसको होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर का मतलब एक जैसे दिखने वाले। अब हर जोड़े में से एक एक ले ले, एक इधर, एक ये। तो अलग अलग तरह के 4 क्रोमोसोम को एन कह रहे हैं। ह्यूमन में कितने होंगे? 23 होंगे एन। अलग अलग तरह के ह्यूमन में कितने होंगे? 23। तो एन इज इक्वल टू 23, तो 2n इज इक्वल टू 46 हो जाएगा ना ह्यूमन के केस में। अब बता, नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी नोट करो। अलग अलग तरह के क्रोमोसोम के एक सेट को हैप्लॉइड बोलते हैं। यस, पर ये हैप्लॉइड G2 फेज वाला है, ये वाला हैप्लॉइड G1 वाला है। तुम्हें यह समझ में आया कि माइटोसिस में क्या होता होगा? ये सिस्टर क्रोमेटिड, इसको और इनको आपस में क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। इसकी और इसकी जीन एग्जैक्टली सेम होती है। इसमें जो जीन है वही इसमें है, क्योंकि ये कॉपी है, डीएनए रेप्लिकेशन हुई है एस फेज में। बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ। अभी नहीं लगाना सूरज कुमार तत्व, जल्दी बना। जल्दी बनाओ, ये लिख लो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड के क्वेश्चन दूंगा डोपा में, ध्यान से सुन लो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड के क्वेश्चन दूंगा डोपा में, साथ के साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम में भी जीन सेम होती है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं जिस बच्चे ने सवाल पूछा है, ध्यान से सुन। देख बेटा मेरी बात सुन, ये देख, तुझे ये समझ में आ गया तो मुझे बता दो, बस मैं एक डायग्राम से तुझे समझा देता हूं। तुझे ये समझ में आ गया है तो मुझे बता दियो, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। ये समझ में आ रहा है? ये कौन सा फेज है? ये G1 है, ये G2 है। अब मेरी बात सुन,
यहां पर कैपिटल बी जीन है ब्लैक आई के लिए, यहां हो सकता है स्मॉल बी जीन हो ब्लू आई के लिए यहां पर। लेकिन मैं अगर G2 फेज में जाऊंगा तो यहां पर अगर कैपिटल बी है तो यहां भी कैपिटल बी होगी, यहां स्मॉल बी है तो यहां भी स्मॉल बी होगी। होमोलोगस का मतलब यह होता है कि जब मैं एक पैरेलल बॉक्स बनाऊं, ऐसा एक पैरेलल बॉक्स बनाऊं, तो जो भी जीन है वो आंख के रंग की है। अगर इस पर ब्लैक आई है तो ये इसकी कॉपी है बेटा, ये भी ब्लैक आई की यहां होगी। इस पर ब्लू है, इस पर ब्लू होगी, पर जरूरी नहीं है यहां ब्लैक हो तो यहां भी ब्लैक हो भी सकता है। तो पैरेलल लोकेशन पर सिर्फ आंख के रंग की जीन है, ये होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब शेप एक जैसी है, पैरेलल लोकेशन पर आंख के कलर की जीन है। यहां ब्लैक है तो यहां ब्लैक होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होती है। पर ये इसकी कॉपी नहीं होता, जरूरी नहीं है। यहां मान लो ब्लू आई है तो यहां भी क्या होगा, ब्लू आई होगी। यस, यहां ब्लू आई, यहां ब्लू आई, यहां ब्लैक आई, यहां ब्लैक आई, पूरे में पैरेलल आई कलर है। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि होमोलोगस पर सेम जीन होती है, सेम कैरेक्टर की जीन होती है। क्या सेम है, क्या सेम है, कैरेक्टर सेम है। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है आई कलर। इस बात में कोई डाउट है? समझ आया? मतलब होमोलोगस में जीन अलग अलग हो सकती है पर कैरेक्टर सेम होगा। यहां तेरे पास हेयर कलर की जीन है तो यहां भी हेयर कलर की होगी। यहां पर तेरे पास क्या है, मान ले नाक की जीन है तो यहां भी नाक की होगी। यहां हो सकता है कि ब्रॉड नोज की हो या लॉन्ग नोज की हो, कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन जो जीन इस पर होगी एग्जैक्ट सेम इस पर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से। यस, जल्दी बनाओ एनसीईआरटी। शांति रखो, पढ़ाई करो। अभी जी नोट फेज बताना, जल्दी करो, बना लो। फैज मत कर कुछ भी, पिटाई खाएगा नहीं। मान ले मैं तेरे से कहता हूं कि मेरा पांचवां क्रोमोसोम है, मान ले, देख तेरे को हैप्लॉइड समझ में आ गया, ये वाला एक साइड हैप्लॉइड, ये वाला भी क्या है, हैप्लॉइड है। जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है सर, 2C। अगर 2N है तो G2 फेज में कितना है सर, 4C2N है। भूख लगी है, मुझे भी लगी है यार, खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, आप भी खा लेना। एक बार ये देख लो बस, अगला एक जी नॉट फेज बताना है। बना लिया तो मैं चलूं आगे बता दूं, जी नॉट बता देते हैं आपको। व्हाट इज जी नॉट फेज? ठीक है बेटा, शांत लो, ठीक है। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, 2 मिनट दे तो बस सब कर लेंगे। देखें कितने बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं।
हाँ भाई, समझ आ रहा है? मुझे बस ये बता देना, मैं सेम बना रहा हूं। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, हैप्लॉइड में सेल साइकिल कैसे चलती है। ऐसा नहीं होता कि हैप्लॉइड में नहीं चलती, चलती है। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां 2n इज इक्वल टू कितना है, 8 है। नंबर चेंज हुआ नहीं, नो चेंज इन नंबर। क्या चेंज हुआ है, ओनली अमाउंट चेंज हुआ है। और डिप्लॉयड सेल में अमाउंट कैसे वेरी करता है, अमाउंट कैसे वेरी करता है, वेरी समझ में आता है कैसे बदलता है, 2c से लेकर 4c में बदलता है। बात करते हैं हैप्लॉइड की। हम जीवन के अमाउंट को यहां पर c लिख देंगे, क्योंकि आधा है ना, तो यहां अमाउंट c लिख देंगे। और ये n इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब मान लो मैं कहता हूं G2 में अमाउंट क्या हो जाएगा सर, c का डबल हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2c। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, जो बच्चे हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। यहां कितना आएगा सर, यहां भी n इज इक्वल टू 4 आएगा। क्या नहीं चेंज हुआ, नंबर चेंज नहीं हुआ है, नंबर नॉट चेंज। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है। और अमाउंट कैसे चेंज हो रहा है, c से लेकर 2c के बीच में। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हैप्लॉइड सेल में अमाउंट 2c से लेकर 4c चेंज होता है, सॉरी c से 2c चेंज होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बच्चे समझदार हैं ध्यान से सुनेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी रीडिंग करा दूं, नहीं करा रहा, कॉन्सेप्ट मत सीखियो जीवन भर, ना मियोसिस समझ में आएगा ना जेनेटिक्स समझ में आएगी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड परेशान रहेगा। पढ़ ले चुपचाप ध्यान से जो पढ़ा रहा हूं। मान ले डिप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल का उदाहरण एल्गी के सेल, डिप्लॉइड सेल का उदाहरण तेरे स्किन सेल, या बाहर जो पौधे हैं वो डिप्लॉइड हैं, एल्गी हैप्लॉइड होती है। सवाल ये है क्या क्या डिप्लॉइड में डिवीजन होगी, हाँ ऐसे होती है डिप्लॉइड में डिवीजन, जो तुझे दिखाया। अमाउंट 2c से 4c होता है, क्रोमोसोम संख्या नहीं बदलती। क्या हैप्लॉइड में माइटोसिस होती है, सेल साइकिल होती है, हाँ। जब पूरी की पूरी एल्गी जो है हैप्लॉइड सेल की बनी है, क्या वो डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। तो हैप्लॉइड की सेल साइकिल कैसे चलती है, c और 2c के बीच में चलती है। डिप्लॉइड की कैसे चलती है, 2c और 4c के बीच में चलती है। हैप्लॉइड का मतलब समझ ले भाई, इस एक साइड को हैप्लॉइड बोलेंगे, इसका डबल होगा तो डिप्लॉइड बोलेंगे। लेकिन कुछ सेल ऐसे, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ हैप्लॉइड होता है। अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ सिर्फ कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसी का अमाउंट डबल होने से ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है, तो इसको अपने ने 2c बोल दिया। यस, बोलो बेटा, 2c बोल दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? तो आपको यह समझना है कि डिप्लॉइड सेल में 2c और 4c में वेरी करता है। किस में करता है, 2c और 4c में वेरी करता है। हैप्लॉइड सेल क्या माइटोसिस करता है, लाइक एल्गी, एल्गी का सेल क्या माइटोसिस करता है, यस यस, शो सेल साइकिल, वो भी सेल साइकिल शो करता है। तो वो कैसे करता है, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, उसका अमाउंट मान लो c है, तो इसका डबल करके 2c कर लो, फिर ये डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, ऐसे बिल्कुल। समझ? अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम बदलते हैं, नहीं बदलते, नंबर चेंज नहीं होता, नंबर क्रोमेटिड का बदला है। क्रोमेटिड क्रोमोसोम नहीं होते, दो क्रोमेटिड मिलाकर एक क्रोमोसोम बनता है। आओ क्वेश्चन करेंगे, देखें कौन लोग कर पाते हैं क्वेश्चन। लिख लिया, लिख लिया। मैं जी नोट बताने जा रहा हूं, पहले जी नोट बता दूं फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो, लिख रहा है कोई, लिख रहा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड? ये एकदम नई चीज है, ताजा वाली। चलो पहले क्वेश्चन करेंगे।
बताओ भाई, बताओ इसमें क्या दे रखा है? सेल कैसा है? सेल हैप्लॉइड है। उसमें जीवन में कितने क्रोमोसोम है सर? n इज इक्वल टू 7 है। तो G2 में कितने आएंगे सर? n इज इक्वल टू 7 आएंगे। क्रोमोसोम क्यों बदलेंगे? अमाउंट कितना लोगे? C होता है जीवन में, 2C यहां होगा, तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। दूसरा, एक लीव सेल है किसी प्लांट का, उसमें 18 क्रोमोसोम दे रखे हैं। सेम प्लांट के रूट सेल में भाई क्रोमोसोम सेम रहते हैं प्लांट में? हाँ सर। G2 फेज में पूछ रहा है, तो अगर जीवन फेज में मान लो 18 दे रखे हैं, तो G2 फेज में कितने होंगे सर? 18 होंगे। क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती। ठीक है सर। अब याद रखो, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इन अ राइस प्लांट, cell in G2 phase have 40 chromosome. Number of chromosome in egg cell, एग सेल में पूछ रहे हैं भाई, तुम्हें दे रखा है 40 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 40। तुम्हें पता है मोस्ट प्लांट डिप्लॉयड होते हैं, ये दे रखा है। अब ये जीवन का है, तो G2 में भी कितना होगा सर? 40 ही होगा। मान लो G2 का दे रखा है, तो जीवन में भी तो क्या होगा? 40 ही होगा। अब ये एग की बात कर रहा है, एग क्या है? हैप्लॉइड। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 10, 20, 30 और D 40। आपको ये समझना है कि ये जो G2 में दे रखे हैं ना, ये क्या दे रखा है? ये 2n इज इक्वल टू 40 दे रखा है, और गैमेट क्या होगा? n होगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तेरे दिमाग में ये बैठाना चाहिए कि भाई G2 में जो दे रखा है उसी से क्या करना है मुझे। यस, कर पाएगा? ठीक है, एक बार जी नोट फेज सुन लो फिर छुट्टी। इस सेल की बात कर लेते हैं, यहां देख ध्यान से, ये चित्र है तेरा। ध्यान से देखियो, मैं जो बताऊंगा तेरे को। मेरे पास देख, इधर देख, मेरी तरफ देखियो बेटा। ये कौन सा फेज है? ये कौन सा है सर? एस फेज है। ये G2 है, ये G1 है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, जो सेल G1 में होता है उस पर क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो सुनियो। जो G1 फेज में सेल होता है, G1 फेज में जो सेल है उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो सुनना है। ऑप्शंस अवेलेबल क्या है? पहला ऑप्शन, वो एस फेज में एंटर कर जाए। एस फेज में एंटर करेगा तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। एंटर इनटू एस फेज, देन सेल हैज टू डिवाइड। अगर एक बार एस फेज में आ गया तो सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। दूसरा ऑप्शन, यही सेल परमानेंट हो जाए। क्या बन जाए? सेल बिकम परमानेंट। सेल बिकम क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए।
परमानेंट होने से क्या हो जाएगा, उसका रोल फिक्स हो जाएगा और फिर फाइनली उसकी डेथ होगी, एंड फाइनली सेल की क्या होगी, डेथ होगी। भाई मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूं कि ये आपके स्किन सेल है, कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे, तो ये कहां से आए थे, जीवन फेज से आए थे। जीवन फेज में आकर ये परमानेंट हो गए, फिर इसकी डेथ हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर सेल डिवाइड थोड़ी करता है। पहला ऑप्शन है कि एस फेज में आए तो डिवाइड करेगा, दूसरा ऑप्शन है वो सेल परमानेंट हो जाए और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाए, तीसरा ऑप्शन है कि सेल क्या करेगा, एग्जिट करेगा सेल साइकिल, एग्जिट करेगा सेल साइकिल और वो एंटर करता है किसमें, इनटू जी नॉट फेज। अब ये जी नॉट फेज क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। ये जो सेल है बेटा, ये अभी किसमें है, जीवन में है। अब ये किसमें आ गया, जी नॉट में आ गया। जी नॉट फेज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जी नॉट फेज का मतलब क्या है कि ये सेल ग्रो नहीं करेगा, नॉट ग्रो। एनसीईआरटी लिखती है कि सेल का साइज ना बढ़ना, उसको लिखती है नॉट प्रोलीफरेट। वो ग्रो नहीं करेगा, प्रोलीफरेट नहीं करेगा। मतलब सेल जो है ना, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, सेल डिवाइड भी नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, बट सेल लिविंग रहेगा, सेल इज लिविंग। इसीलिए जी नॉट फेज को हम नाम देते हैं क्वीसेंट फेज। मेरी बात समझो ध्यान से। एक सेल जीवन फेज में है, वो एस में एंटर किया, ग्रो करके डिवाइड करेगा। दूसरा वो परमानेंट हो गया। तीसरा ऑप्शन है वो चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठने का मतलब ना वो ग्रो कर रहा है ना वो डिवाइड कर रहा है, पर उसके अंदर कुछ एंजाइम में काम चल रहा है, पर वो चुपचाप बैठा हुआ है। चुपचाप इसलिए बैठा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वापसी जीवन में आ सकता है। अगर उससे पूछा जाए ना, व्हेन आस्क्ड टू, व्हेन आस्क्ड टू कम बैक, तो वो वापसी एंटर कर सकता है किसमें, एंटर इनटू जीवन फेज। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सारे सेल्स हैं तेरे पास, ये सारे सेल्स हो सकता है जीवन में हो, जीवन में हो, आगे डिवाइड करें, लेकिन ये वाला सेल जी नॉट में है। जी नॉट में होने का मतलब ना इसका साइज बढ़ेगा ना ये डिवाइड करेगा, ये चुपचाप बैठा रहेगा, जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकता है। यस। तो क्या वो ग्रो करेगा, नहीं, ग्रो नहीं करेगा, उसे कहते हैं नॉट प्रोलीफरेट, ना वो डिवाइड करेगा। सेल इज लिविंग का क्या मतलब है, उसमें एंजाइम एक्टिव हैं, एंजाइम तो काम कर रहे हैं, इसीलिए जी नॉट फेज को नाम देते हैं क्वीसेंट फेज। क्लियर है कि नहीं? और जब पूछा जाए, वो वापसी आ सकता है किसमें, जीवन फेज में डिवाइड कर सकता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यस। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा बेटा? एक कह रहा है सर जीवन में अमाउंट सी है, कहां, पहला क्वेश्चन में जीवन में अमाउंट सी होता है बेटा? कौन से में पढ़ाया तुझे? एल्गी का सेल है, ठीक है, जीवन में अमाउंट सी है। तो मैंने जी2 में पूछा है ना, यहाँ एल्गी लिखा है ना, और साथ में मैंने बताया हैप्लॉइड है। अगर कोई चीज हैप्लॉइड है तो जीवन में अमाउंट क्या आएगा, सी। तो जी2 में कितना आएगा, 2C। पहला क्वेश्चन नोट करो, इसे खत्म कर रहे हैं बस, नोट करिए। साइटोप्लाज्म गो नहीं करता, ग्रो नहीं करता। हो गया, लिख लो, कल करेंगे इसके आगे, माइटोसिस पढ़ेंगे।
मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से रिवाइज करना आज का लेक्चर। जिसको थोड़ी भी दिक्कत हुई है, मैं लगभग 15-20 क्वेश्चन तो दूंगा आज आपको डोपा में, उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसको डिस्कस करेंगे, कल माइटोसिस पढ़ेंगे, परसों मियोसिस पढ़ेंगे, फिर उसके अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीक में ये चैप्टर खत्म करेंगे। यस यस, हाँ। परमानेंट का क्या मतलब होता है? तेरा स्किन सेल डिवाइड कर रहा है क्या सारा? नहीं, परमानेंट का मतलब होता है सेल का रोल फिक्स हो जाना। सही है? यस।